हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग की हम लोग बात कर रहे हैं। चैप्टर 25 यानी कि लास्ट चैप्टर, और उसके भी लास्ट पार्ट में हम लोग आ चुके हैं। तो पूरा का पूरा जो सेकेंड पार्ट था चैप्टर 13 से जो हमने स्टार्ट किया था, ये हमने कवर कर दिया है और ये लास्ट वीडियो रहेगा इस कोर्स के अंतर्गत। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं कि कहाँ कहाँ पर इस तरीके का क्लाइमेट पाया जाता है। हमने मैप वगैरह में भी देखा और वहाँ के टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, मतलब ओवरऑल क्लाइमेट के बारे में बात करी। और हमने ये देखा कि यहाँ पर जो टुंड्रा रीजन है उसमें वेजिटेशन कैसी है, तो उसके बारे में भी बात हम कर चुके हैं। थोड़ा सा बात हमें आज करनी है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में, तो चलिए उसको चल के देखते हैं। देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है टुंड्रा की, दे आर लार्जली कन्फाइंड टू द कोस्ट। क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो लैंड का पोर्शन है, जो इनलैंड पोर्शन है, वहाँ पर तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा है ना, और वहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। कोस्ट की तरफ पे थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशंस बनती हैं, तो ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। जहाँ पर प्लेट्यू है या फिर माउंटेन है, उसकी वजह से एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, तो वो तो अनइनहेबिटेबल है। तो फॉर दीज आर परमानेंटली स्नो कवर्ड। और क्यों अनइनहेबिटेबल है, मतलब वहाँ पर कोई भी क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि वो परमानेंटली बर्फ़ से ढके हुए हैं, परमानेंटली स्नो कवर्ड है। तो वेरी फ्यू पीपल जो है वो यहाँ पर रहते हैं, जो टुंड्रा में रहते हैं, वो सेमी नोमैडिक लाइफ जीते हैं। सेमी नोमैडिक मतलब नोमैडिक लाइफ होती है जो बंजारों वाली ज़िंदगी की, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। उसी तरीके की कुछ लाइफ जो ये लोग हैं वो भी रहते हैं। एंड हैव टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू दी हार्श एनवायरनमेंट। और इनको क्या करना पड़ता है, जो बहुत ही कठिन यहाँ का एनवायरनमेंट है, परिस्थितियाँ हैं, उससे अडेप्ट करना पड़ता है। ग्रीनलैंड में, नॉर्दर्न कनाडा में और अलास्का में ये लोग जो है एस्किमोज बना के रहते हैं, है ना, एस्किमोज रहते हैं, सॉरी एस्किमोज जो लोग हैं वो रहते हैं। और इनकी जो संख्या है वो 28,000 से भी कुछ कम रह गई है। अब ये करते क्या है, ये हंटर्स की तरह रहते हैं, फिशर्स मतलब मछली वगैरह ये पकड़ेंगे और फूड गैदर करेंगे। लेकिन रिसेंट ईयर में मोर एंड मोर ऑफ देम आर सेटलिंग इन परमानेंट हट्स। मतलब पहले तो ये लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, परमानेंट हट्स वगैरह में रहने शुरू कर दिए हैं। जो पोलर एस्किमोज हैं लिविंग अराउंड द थुले इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ ग्रीनलैंड स्टिल लीड एन अनसर्टेन लाइफ, नॉट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम देयर फोर फादर्स। तो आज भी जो इन लोगों की जिंदगी है, ये पोलर एस्किमोज की, वो कैसी है, काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है, अनिश्चित जिंदगी है। और ये अभी भी वैसे ही रह रहे हैं जैसे इनके पूर्वज रहा करते थे। जो सीजनल चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट में, दैट नेसेसिटेट अ नोमैडिक वे ऑफ लाइफ। क्योंकि जैसे जैसे, मतलब बात वही है कि सर्दी जब पड़ेगी और गर्मी पड़ेगी थोड़ा बहुत, तो उसके हिसाब से जो सीजनल वेरिएशन होगा, तो इनकी जो लाइफ है उसका नोमैडिक होना ज़रूरी है। नोमैडिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमना ज़रूरी है। अब विंटर के समय में ये लोग क्या करते हैं, ये कॉम्पैक्ट इग्लूज बना के रहते हैं। इग्लूज मतलब आपको पता होगा, जो बर्फ़ का घर होता है, दैट इज़ नोन एज इग्लू, है ना। तो उसको बना के रहते हैं। और समर में जब ये दे मूव आउट टू हंट, क्योंकि समर में क्या होगा, जब थोड़ा बहुत मौसम इनको लगा कि अब ठीक है, तो ये शिकार वगैरह करने निकलेंगे, तो ये पोर्टेबल टेंट्स लगाएंगे, है ना। पोर्टेबल टेंट्स जो किससे बने होंगे, स्किन से, बाय द साइड ऑफ द स्ट्रीम्स। जो स्ट्रीम्स वगैरह है, थोड़ा बहुत जो वाटर का एरियाज़ है, उसके पास ये कुछ पोर्टेबल टेंट्स लगाएंगे। पोर्टेबल मतलब कि परमानेंट नहीं है, अभी लगाया है, कुछ दिनों के बाद फिर वापस चले जाएंगे। फूड इज डिराइव्ड फ्रॉम फिश, सील्स, वॉलरसेस एंड पोलर बियर्स। इन सब से इनको अपना खाना मिलता है। बाकी जो एस्किमोज हैं वो कैरीबो को हंट करते हैं। कैरीबो कुछ नहीं है, जो हमने रेनडियर पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जो रेनडियर मॉस खाता है, उसको अमेरिका में नाम दिया गया है कैरीबो। तो वो एस्किमोज जो है, बाकी एस्किमोज जो है वो इसको हंट करते हैं और अदर एनिमल्स को भी हंट करते हैं। और वो अपना स्टेडी सप्लाई ऑफ उनको डेली का जो मीट, मिल्क, फैट, स्किन और बोन्स, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो ये रेनडियर जो है, अमेरिका का जो रेनडियर है, दैट इज कैरीबो। और बाकी जानवरों को मार के या तो उनका मीट वगैरह ये लोग खा रहे हैं, या फिर उनका जो फैट है, स्किन है, बोन वगैरह है ना, या फिर उनसे अगर इनको मिल्क वगैरह मिल रहा है, तो उससे इनकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। In the last 50 years, through their contact with the Europeans, the way of life of Eskimos has undergone tremendous changes. तो पिछले 50 सालों में क्या हुआ है कि ये जो लोग हैं, एस्किमोज जो हैं, वो यूरोपियंस के कांटेक्ट में आए हैं और इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं।
जो कोस्टल एरियाज में कुछ गांव वगैरह थे, विलेजेस थे, हैव परमानेंट वुडन हाउसेस। अब वहां पर क्या हो गया है, परमानेंट लकड़ी के घर बन गए हैं, जिसमें काफी ज्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज देखने को मिल रही हैं। जो इनकी पहले से फ्रेल कयाक्स हुआ करती थी, मतलब कुछ ऐसी लोकल इन्होंने बोट्स वगैरह बनाई थी, वो अब स्पीड बोट से रिप्लेस की जा चुकी है। अब इनके पास डेडली राइफल्स आ चुकी हैं इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल हार्पून्स यूज्ड टू ट्रैक डाउन एनिमल्स एंड सील्स। मतलब पहले तो ये हार्पून वगैरह का इस्तेमाल करते थे, जो लोकल इनके अपने टूल्स होते थे उसका, लेकिन अब इनके पास डेडली राइफल्स वगैरह आ चुकी है, जिससे ये एनिमल्स वगैरह का शिकार करते हैं। जो फर बियरिंग एनिमल्स हैं, दे आर बीइंग रेयर्ड ऑन द कॉमर्शियल स्केल एंड फिशिंग टू इज बीइंग कॉमर्शियलाइज्ड। जो फर बियरिंग एनिमल्स हैं जैसे पोलर बियर वगैरह, उसके ये कॉमर्शियल स्केल पर क्या कर रहे हैं, रेयरिंग कर रहे हैं, और फिशेज जो है उसको भी कॉमर्शियलाइज किया जा रहा है। इन सम मोर एक्सेसिबल पार्ट्स ऑफ कैनेडा एंड अलास्का स्कूल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। यानी कि कुछ और एक्सेसिबल पार्ट्स जहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो थोड़ा सा फेवरेबल है कनाडा और अलास्का के रीजन में, वहां पर कुछ स्कूल वगैरह बनाए गए हैं। और जो एस्किमो के जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन है, दे आर बीइंग टॉट द स्किल्स विच विल अलाउ देम टू फिट इनटू द मॉडर्न वे ऑफ लाइफ। और इनको थोड़ा बहुत कुछ ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं जिससे ये आने वाली जो मॉडर्न लाइफ है उसमें क्या कर पाए, अपने आप को फिट कर पाए। तो ये थोड़ा बहुत इनको स्किल्स वगैरह सिखाई जा रही है। यूरेशिया का जो टुंड्रा वाला रीजन है, वहां पर और नोमैडिक ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि लैप्स ऑफ नॉर्दर्न फिनलैंड एंड स्कैंडिनेविया, सैमोयेड्स ऑफ साइबेरिया जो अरल माउंटेन्स और येनिसे बेसिन से आएंगे। इसके बाद लेना बेसिन के यकूट्स, कोरियाक्स एंड चुक्ची ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एशिया। ये क्या करेंगे, ये अपने हर्ड्स ऑफ रेंडियर, मतलब जो इनके पास रेंडियर हैं उनका जो झुंड होगा उनके साथ ये घूमेंगे। जो पूरा का पूरा यूरेशियन का टुंड्रा रीजन है वहां पर ये घूमेंगे, जहां पर इनको थोड़ा बहुत पास्चर मिल जाएगा, जिसमें इनका जो रेंडियर है वो घास चर सकता है। एंड मैनी ऑफ देम हैव टेकन टू अ मोर सेटल्ड लाइफ। और इसमें से काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अब नोमैडिक लाइफ को छोड़ के सेटल्ड लाइफ जिन्होंने शुरू कर दी है। यूएसएसआर में अगर हम बात करें तो लार्ज फार्म्स जो है दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर रेजिंग रेंडियर एंड फॉर ब्रीडिंग फर बियरिंग एनिमल्स। तो यूएसएसआर मतलब जो रशिया वाला रीजन है, वहां पर ऐसे कुछ लार्ज फार्म्स बनाए गए हैं जहां पर रेंडियर को रखा जा सकता है, उसके लिए घास वगैरह की व्यवस्था है, और जो फर बियरिंग एनिमल्स हैं जैसे कि पोलर बियर वगैरह, उनकी ब्रीडिंग भी वहां पर हो रही है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंस एंड रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ द आर्कटिक रीजन, कि यहाँ की इंपॉर्टेंस यानी कि महत्वता क्या है, और यहाँ पर कुछ रीसेंट समय में कुछ डेवलपमेंट या विकास क्या हुए हैं उसके बारे में देखते हैं। जो आर्कटिक रीजन है विच इज वंस रिगार्डेड एज कंप्लीटली यूजलेस इज नाउ ऑफ सम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। यानी कि कभी इस रीजन को बिल्कुल यूजलेस माना जाता था, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा बहुत इकोनॉमी की एक्टिविटीज हो रही हैं और इस जगह को भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अपार्ट फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट्स इन असिस्टिंग द एडवांसमेंट ऑफ द आर्कटिक inhabitants, the Eskimos, Lapes, Samoyeds, etc., new settlements have sprung up because of the discovery of minerals। मतलब एक तो क्या हुआ है कि जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर जो इनहेबिटेंट्स है, जो यहाँ के लोग रहते हैं, उनके एडवांसमेंट में एक तो सरकार ने थोड़ा सा मदद की है, असिस्ट किया है उन लोगों को, और साथ ही साथ जब यहाँ पर कुछ मिनरल्स की डिस्कवरी हुई, जब मिनरल्स यहाँ पर कुछ पाए गए, तो यहाँ पर जो है नए सेटलमेंट भी बनने शुरू हो गए। अब कौन कौन से मिनरल कहाँ पर पाए गए देखिए। अलास्का से हमें मिलता है गोल्ड, निकल मिलेगा नियर पेटसामो इन यूएसएसआर, पेट्रोलियम मिलेगा इन कैनाई पेनिनसुला ऑफ अलास्का, कॉपर जो है वो रैनकिन इनलेट ऑफ कनाडा। तो इस तरीके के अलग अलग मिनरल्स देखने को मिल रहे हैं। कोल जो है वो स्पिट्सबर्जन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ से भी कोल बहुत समय तक मिला है, एंड ऑल्सो इन अलास्का, अलास्का में भी कोल या कोयला जो है वो मिला है। आयरन ओर के कुछ रिजर्व जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं। अराउंड लेक सुपीरियर या जो ग्रेट लेक्स हैं उसके आसपास क्या हो रहा है कि कोयले के जो रिजर्व है वो डिक्लाइन हो रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल कंसर्न्स आर यूजिंग मोर एंड मोर आयरन फ्रॉम लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स इन लेब्राडोर। तो वो अब लोग क्या कर रहे हैं कि उनको आयरन तो चाहिए, तो वो लेब्राडोर के जो आयरन ओर डिपॉजिट्स है वहां से ज़्यादा आयरन अब लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने कुछ नई रेलवे लाइंस वगैरह बनाई हैं ताकि वो जो आयरन का ओर है वो सेंट लॉरेंस रिवर तक ला सके, ताकि उसकी सब्सिक्वेंट शिपमेंट हो सके मोर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट तक, यानी कि जहां तक इंडस्ट्रीज वगैरह है वहां तक उनको पहुंचाया जा सके। इसके बाद रिच डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर जो है एट किरूना एंड गैलीवेयर इन स्वीडन हैव मेड इट पॉसिबल फॉर स्वीडन टू एंजॉय अ प्रॉस्परस एक्सपोर्ट ट्रेड इन आयरन एंड स्टील एंड अदर मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स। यानी कि आयरन के जो डिपॉजिट्स हैं वो आपको
स्वीडन के ही किरूना और गैलीवेयर में भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या है कि अब उनके पास डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं आयरन और स्टील का और अदर मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स का वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि जो आर्कटिक सी बोर्ड वाला रीजन है, जो मतलब जो यूरेशिया का केवल ऊपर वाला रीजन है, वहाँ पर कुछ पोर्ट्स वगैरह बने हैं, पोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो इट इज़ नाउ पॉसिबल टू शिप टिम्बर एंड फर फ्रॉम साइबेरिया। तो अब क्या है कि यहाँ से टिम्बर और फर जो है वो भी साइबेरिया से शिप किया जा सकता है। दो द पोर्ट्स सच एज इगारका एट द माउथ ऑफ द येनिसे आर नॉट आइस फ्री। हालांकि वहां पर क्योंकि ऊपर का रीजन है, नॉर्दर्न रीजन है, तो वहां पर आइस फ्री तो वो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मॉडर्न आइस ब्रेकर्स, कुछ ऐसे इक्विपमेंट वगैरह है जो आइस ब्रेकर का काम करते हैं, वो पैसेज को खुला रखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब वो आइस वगैरह को तोड़ते रहेंगे, तो उससे क्या है कि वो पैसेज जो है खुला रहेगा। आर्कटिक लोलैंड्स में हम बात करें, जहां पर ग्रोइंग सीजन इज लेंथेंड बाय वार्म करंट्स और हाई टेम्परेचर्स, एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन कैरिड आउट टू डिवाइस वेराइटीज ऑफ हार्डी सीरियल्स फॉर लोकल नीड्स। यानी कि जो लो लैंड वाले एरियाज हैं वहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर क्या है, ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वार्म करंट्स वगैरह भी है ना, और वो थोड़ा नीचे का रीजन है, तो वहां पर एल्टीट्यूड कम है, तो इसलिए भी थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ऐसी जगहों पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि वहां पर कुछ हार्डी सीरियल्स मतलब कुछ ऐसी सीरियल जैसे कि ओट है, बार्ले है, ये उगाने की कोशिश की गई ताकि वो लोकल जरूरतें कुछ पूरी हो सके। It may not be long before the tundra is brought under greater agricultural, especially pastoral use। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पिछले कुछ समय में हुए हैं और लगातार इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि वो समय बहुत दूर नहीं है जब टुंड्रा वाला जो रीजन है यहाँ पर भी आपको एग्रीकल्चरल या फिर पेस्टोरल यूज के लिए जो है वो जमीन का यूज होते हुए दिख जाएगा। मतलब पेस्टोरल मतलब कम से कम घास वगैरह तो यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। यहाँ की जो एयर है वो काफ़ी हेल्दी है। द हेल्दी एयर एंड इट्स प्रिजर्वेटिव क्वालिटीज़, क्योंकि वो प्रैक्टिकली जर्म फ्री है, दे आर द फैक्टर्स वर्थ कंसिडरेशन फॉर फ्यूचर कॉलोनाइजेशन। क्योंकि आप जब दुनिया में देख रहे हैं कि हर जगह इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, एयर की क्वालिटी ख़राब हो रही है, तो ये जगह जो है फ्यूचर में कॉलोनाइज करने के लिए बहुत बढ़िया है। मतलब आगे आने वाले समय पर यहाँ पर भी कुछ ऐसे देश हो सकते हैं जो कॉलोनी अपनी बनाएंगे और यहाँ पर फिर सेटलमेंट्स स्टार्ट हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट, मीटेरोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर्स हैं, they have lived in the Arctic and Antarctica, making studies of their geology, weather conditions, plant and animal life that will be of great significance in the year to come। कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं, कुछ मीटेरोलॉजिस्ट मतलब जो मीटेरोलॉजी वाला काम करते हैं, मौसम विज्ञानी जिनको बोलते हैं, या कुछ ऐसे एक्सप्लोरर्स हैं, वो आर्कटिक और एंटार्क्टिका के रीजन में रह चुके हैं और वो वहाँ की जो जियोलॉजी है, वेदर कंडीशंस है, वहाँ की प्लांट एनिमल लाइफ है, उसके बारे में वो लोग स्टडी करते रहते हैं। तो इन सारी स्टडीज से कुछ ना कुछ जो है इम्पॉर्टेंट निकलेगा और आने वाले समय में कुछ ये हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा देखने को, सिग्निफिकेंस देखने को मिले। और यहाँ की जो रीजन है, जो आज की डेट में हम कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस नहीं है वहाँ पर हैबिटेशंस के लिए, वहाँ पर आपकी वेजिटेशन भी कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर भी नहीं है ना, और ह्यूमन का जो हैबिटेशन है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप हो और कुछ स्टडीज़ वगैरह का रिजल्ट आए, तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा ये जो बुक है, ये जो कोर्स है, वो भी कंप्लीट होता है। अब हम आपको मिलेंगे किसी और कोर्स के साथ बहुत जल्द। चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो, नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम। इसको आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। फुल कोर्स में आप लोगों ने एनरोल किया हुआ है, इसीलिए आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा है। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी लिंक्स शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी जो है वो हेल्प हो सके। कोर्स को एक्सेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है तो आप हमसे support@okul.co पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारी जो सोशल मीडिया आईडीज़ हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इनके माध्यम से भी आप अपनी कोई भी बात, सजेशंस, फीडबैक जो भी आप चाहें वो हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। अगले लेक्चर में मतलब आप मिलेंगे अगले कोर्स में, किसी अगले कोर्स में मिलेंगे। ये लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, बुक कंप्लीट हो चुकी है, तो मिलेंगे किसी और कोर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।